और राजस्थान के रुझानों में भी बीजेपी को विजयी बढ़त, फीका पड़ा अशोक गहलोत का जादू, मोदी की गारंटी पर जनता का दिख रहा है भरोसा। छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री कांटे के मुकाबले में फंसे। और तेलंगाना में सत्ताधारी दल बीआरएस को लगा बड़ा झटका। रुझानों में केसीआर के हाथ से खिसकती दिख रही है सत्ता। राज्य में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि हम लगातार पल पल बदलते हुए घटनाक्रम और पल पल बदलते हुए रुझानों पर बात कर रहे हैं। और जो रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कमल खिलता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ रुझान और बीजेपी ना सिर्फ रुझानों में बल्कि 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं राजस्थान में भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ से भी आ सकते हैं। वहीं तेलंगाना का जो रुझान है वो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन ये कांटे की टक्कर कभी भी बीजेपी के पक्ष में बदल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की जो सामने आ रही है बीजेपी के लिए वो ये है कि एक बार फिर से लगातार 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश में वापसी कर रही है और बड़े बहुमत के साथ ये वापसी बीजेपी की मध्य प्रदेश में हो रही है। तेलंगाना एक तरह से कांग्रेस के लिए मलहम लगाने वाला काम तेलंगाना ने किया है कि कम से कम एक राज्य जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन ये आंकड़े कभी भी बदल सकते हो। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद पाटन सीट से पीछे चल रहे हैं। वहीं बघेल सरकार के कई धाकड़ मंत्री पीछे चल रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से। एक बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को लग सकता है। और ये वही भूपेश बघेल हैं जो लगातार ये बात कह रहे थे कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार के खिलाफ प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। और अब देखिए जरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सब के बीच में कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मन में है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं और जनता से अपील की वो जनता के दिल को छू गई और उसी कारण ये रुझान आ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं ये प्रमुख कारण है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न केवल राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास जताया है। पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। न केवल राजस्थान में अपितु छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सरकार। देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और देश के गरीब का कल्याण करने के लिए काम किया है, ये सब उसी का परिणाम है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही तरफ से बीजेपी की तरफ जो रुझान आए उसमें बीजेपी की नैया पार, और खासकर नैया पार ही नहीं बल्कि बहुमत का आंकड़ा छूती हुई बीजेपी सीधे दिख रही है। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। हम परिचय करा देते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत जरा अखिलेश जी आप ही से कर लेते हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी बहुत जतन करके, बहुत जोड़ तोड़ के साथ मध्य प्रदेश में उन्होंने बिगुल तो फूका था, आपके रिश्ते भी खराब हो गए,
इंडी गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा है। नहीं, हम लोग एक सेकंड आपको रोकेंगे, एक बड़ी बहुत खबर आ बड़ी रही है खबर। छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीछे चल रहे हैं, इस तरह की भी ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस कंफर्म के हो रही है सीएम अभी, कैंडिडेट। और हो सकता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज फिर से आ गई है। और छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीछे चल रहे हैं, जो सिर्फ एक बार लोकसभा चुनाव अपने पूरे जीवन में हारे हैं, अपने ही इलाके से विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कमलनाथ ने पूरा चुनाव, मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव अपने नाम पर लड़ने की कोशिश की थी और खुद वो अपनी सीट बचाते नहीं दिख रहे हैं। बहुत बड़ा झटका और कांग्रेस के प्रखर लिए। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ ये भी साफ आ रहा है कि भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री वो पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा से कमलनाथ अगर पीछे चल रहे हैं तो सचिन यानी पायलट भी पीछे हो गए थे थोड़ी देर बिल्कुल पहले। बिल्कुल, इसका मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जिस जोड़ी की बातें की जा रही थी, जिनके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, जिस दोस्ती की मिसालें दी जा रही थी, उस दोस्ती ने तो कोई रंग भी नहीं जमाया और कमलनाथ के पक्ष में वो कुछ कर भी नहीं पाए। ठीक है। अखिलेश, अभी 4-5 राउंड तक के परिणाम जो अभी तक आए हैं, चलिए एक बार अब देखिए, आपको बार बार रोकना होगा क्योंकि बीच बीच में इतनी खबरें आ रही हैं। ये भाजपा मुख्यालय के शॉट्स हैं जहां पर दिवाली, उन्होंने कहा था सुबह ही की दिवाली मनती हुई दिखेगी। दिवाली लगता है मननी शुरू हो मुझे गई लगता है थोड़ी देर में होली भी मनाना शुरू कर देंगे, अभी रंग गुलाल भी आ जाएगा। बिल्कुल। और ये देखिए तेलंगाना की तस्वीरें थी ये, और अब ये बीजेपी की तस्वीरें हैं, जो कि बीजेपी की महिला है, जिस महिला वोटर की बिल्कुल। और ये लाभार्थी बिल्कुल वर्ग। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ताओं हैं, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरह से राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ और खासकर मध्य प्रदेश, जिस तरह से महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा दिलाया, खासकर मध्य प्रदेश की बात करूं तो ना केवल शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया, बल्कि जी। मोदी में भी बहुत और जबरदस्त बिल्कुल तरीके से प्रखर ये भरोसा तस्वीरें दर्शकों को बता दी, जयपुर से सीधे तस्वीरें आ रही हैं। जयपुर जहां पर की बीजेपी को एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत कह रहे थे कि वो तो रिवाज इस बार बदल कर रहेंगे, लेकिन जनता ने लगता है तय कर लिया था। और ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं कांग्रेस दफ्तर की, जहां पर की ये दिवाली मनाई जा रही है। कांग्रेस के लिए एक तरीके से संजीवनी साबित हो गया है ये चुनाव तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर को चुनौती देकर अब लगता है कि कांग्रेस की सरकार बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश जी अब शुरुआत कीजिए आप। दिख रहा है मामला आगे बढ़ रहा है। आपने सवाल किया मध्य प्रदेश में हमारे संघर्ष का जी, और हमारे संबंधों का। जी हम चाहते थे कि कांग्रेस जो क्षेत्रीय राजनीति करने वाले दल हैं उनको साथ लेके चले और हम लोग मिल के एक अपने मकसद की तरफ बढ़े। बिल्कुल। लेकिन उस मकसद था क्या? लेकिन मकसद था कि जनता के मुद्दों पे चुनाव हो, जो इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, इन मुद्दों पे, पिछड़ों का हक, जाति जनगणना, उन मुद्दों पे जनता से जोड़ा जाए और जो क्षेत्रीय राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको भी हिस्सेदारी दे और अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए काम मैं एक चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने बड़ी विनम्रता से जी। कमलनाथ जी से जो है वो 7 सीटें, सिर्फ 7 सीटें मांगी थी, वो भी चंबल और बुंदेलखंड यूपी और का विंध्य, टचिंग वो एरिया। उस इलाके में, लेकिन नहीं दी। ना केवल सीटें नहीं दी, बल्कि उनका अपमान भी किया गया। उन्हें बार बार जो एक बाइट था जिसमें कहा कौन अखिलेश वखिलेश, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके नेता के लिए किया गया। क्या उसके बाद जो अब हो रहा है, उसके बाद क्या इंडिया अलायंस के बारे में आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता अखिलेश को सोचना चाहिए? क्या इस अपमान के साथ आज भी आप इस इंडिया अलायंस का, गठबंधन का हिस्सा रह सकते हैं? नहीं, हम आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहना चाहते हैं। पूरे इतने देश अपमान में- सहने के बाद भी नहीं, वो अपमान तो पुरानी बात हो गई है। अपनी बात नई पुरानी नहीं है। हाँ हम लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी जनता हमें देती है जी। उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करना हमारा पहला कर्तव्य है। व्यक्तिगत सम्मान और स्वाभिमान अपमान नहीं। जो उन्होंने किया उसकी सजा मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं। अगर हम साथ मिलकर लड़ते तो परिणाम आज यहाँ दूसरे होते। तो हमने आपका कहना है कांग्रेस अगर आपके साथ आती उन 7 सीटों की बदौलत तो शायद विजयी हो जाती। चलिए, दो नहीं। और खास मेहमान जी। हमारे साथ जुड़ गए। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बहुत ही स्वागत है आपका चारू जी। विवेक कोरडे जी जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उससे पहले इस ब्रेकिंग न्यूज पर जाएंगे। राऊ सीट बहुत से बड़ी खबर है कांग्रेस के जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश जीतू पटवारी, ये राऊ एक के बाद सीट एक। इंदौर के करीब सीट है, ये इसको आप इंदौर शहर का ही हिस्सा मान सकते हैं। हाँ। और जीतू पटवारी पिछले 5-6 पूरे- साल में बहुत बड़े नेता बनकर उभरे थे। पूरी जान लगा दी थी उन्होंने बिल्कुल, इस चुनाव मंत्री, में। युवा मंत्री थे वो, स्वास्थ्य लगातार। मंत्री थे कमलनाथ सरकार में। और मधु वर्मा जो इंदौर शहर के पुराने धाकड़ नेता बीजेपी के माने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर राऊ इलाके में वापसी की है
और जीतू पटवारी जैसे युवा शक्ति जिसे कहा जा रहा था कांग्रेस की, उसको पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। कमलनाथ के बाद जीतू पटवारी, दोनों ही बड़े चेहरे, कमलनाथ और जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। चलिए, आज चारू भोपाल प्रज्ञा जाने जी की बात कर रहे थे कि मैं शाम को मंदिरों के दर्शन करूंगा। सुबह हमने उनकी तस्वीरें चलाई हाँ, नीमा, बिल्कुल। खजराना मंदिर की, और कह रहे थे कि मैं भोपाल सुबह जाऊंगा वो, और हाँ। बस लगता है भगवान जी का आशीर्वाद अभी तक तो मिलता उनको दिख नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, ये आपका जो राज्य है ये काफी सनसनीखेज खबरें दे रहा है इस बार। चारू प्रज्ञा जी, आप ही के पास आना चाहेंगे हम। चारू प्रज्ञा जी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी ने चौंका ही दिया है। बीजेपी का भी क्या ये आकलन था? क्योंकि जो बात हो रही थी उससे तो लग रहा था कि बीजेपी सरकार में आ जाएगी, लेकिन इतने बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी करना। चारू प्रज्ञा जी। रीमा जी नमस्ते। और टू बैड मेरी सुबह आपसे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं तो आज सवेरे से ये कह रही हूँ कि 3 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छी लीड के साथ तीनों प्रदेशों में हमारे सीट्स आने वाले हैं। लेकिन सुबह आप मुझे मिली नहीं, तो इसीलिए अब मुझे बस इसको रिपीट करना पड़ रहा है। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से योजनाओं को मध्य प्रदेश में लाया गया, और केवल योजना को अनाउंस नहीं करा गया, ग्रास रूट लेवल तक एक परिवार तक इन योजनाओं को पहुंचाया गया, ये उन्हीं का नतीजा है कि जनता आगे बढ़कर वोट के रूप में आशीर्वाद दे रही है शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी का विजन जो हमारे देश के लिए है वो बार बार रीएस्टैब्लिश होता है कि यही सही रास्ता है भारत को आगे ले जाने का, हमारे प्रदेशों को आगे ले जाने का। बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें जो हम चारू प्रज्ञा दिखा रहे हैं वो तस्वीरें उसी लाभार्थी महिला वर्ग की हैं, चारू प्रज्ञा जी, जिसको लेकर मामा की भी वापसी हो रही है, बीजेपी की भी वापसी हो रही है, और राजस्थान से ये सुंदर और खूबसूरत तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही है। चारू प्रज्ञा जी, तो ये लाभार्थी वर्ग जो शुरू हुआ मोदी की गारंटी से, आपको लगता है उसका लाभ मिला है? मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का वर्ड, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो केवल एक योजना को अनाउंस नहीं करते, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो ठीक तरीके से लागू हो। 5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस ने भी कहा था कि अगर हम जीत कर आ जाएंगे तो किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। 5 साल पूरे हो गए, इनकी सरकार जाने का समय आ गया, किस किसान के कर्जे माफ़ हुए यहाँ पर? तो इनका ये जो झूठ है और इनका जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने की जो इनकी प्रथा चलती आ रही है कि पैसे है नहीं, अनाउंसमेंट्स कर दिए, ये अब जनता को पता चल गया है। और इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, कि 2 राउंड में पीछे चल रहा है। चलिए सीधे जरा सुन लेते हैं, रमन सिंह जी का रिएक्शन आ रहा है। जरा रमन सिंह जी क्या कह रहे हैं इन सब परिणामों पर, एक बार उनके पास चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था, और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है, और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है? और प्रखर, आप आए आगे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि दूसरे चैनल्स, प्रखर, जिस बात की हम सुबह से बात कर रहे हैं,
छत्तीसगढ़ में बाकी के जो चैनल्स हैं वो लगातार दिखा रहे थे कांग्रेस को बढ़त, लेकिन चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे, जो हम बात कर रहे हैं, डीडी न्यूज सटीक और विश्वसनीय जानकारी लगातार दे रहा है। और इस वक्त देखिए जो सही परिणाम है, सटीक परिणाम है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के डीडी न्यूज पर ही आपको दिखाई दे रहे हैं, 45 सीटों पर 45 और बीजेपी आगे हो गई। एक सीट का ही सिर्फ अंतर अब दिख रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चेक किया था, तो जब मैंने उसके वोटिंग परसेंटेज देखे तो कम से कम 3 से 3.5% वोट बीजेपी को छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिला। आप देख सकते हैं 45 सीटों पर जो है बीजेपी आगे। और देखिए तो दक्षिण जो बस्तर का, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, जो बस्तर का इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पे धर्मांतरण एक बहुत बड़ा इश्यू था। यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा करती दिखाई दे रही है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें, जो शहरी इलाका है, यहाँ भी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये साफ देखा जा सकता है कि धर्मांतरण के मुद्दे ने तो ये जो छत्तीसगढ़ टैली में है, कार्य किया। बिल्कुल, ये जो टैली है 46 और उसके अलावा 45, एक सीट लगातार बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी लगातार अब आगे की तरफ, ये टैली आपको दिखा दे, बीजेपी 46 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 43 सीटों पर और अदर को सिर्फ एक सीट ही मिलती हुई दिख रही है। इसका मतलब है जो निर्दलीय और अदर्स थे उन्होंने सिर्फ वोट काटने का काम किया है। वो भी अदर आप देखेंगे तो बस्तर की एक सीट है सिर्फ, वो भी सीपीएम को मिल रही है, और वो घोर नक्सली प्रभावित इलाका है, तो वहां पर सीपीएम को जीतते मिल रही है। देखिए बस्तर में भी 7 सीटों पर ये बस्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है रीमा, कि पिछली बार बस्तर का जो इलाका था, ये 12 सीटें आती है, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा था, जो पूरी ओवरऑल टैली में नजर आया था। 6 का एक तरीके से बीजेपी को बिल्कुल फायदा सीधे होता है। एक सीट सिर्फ बीजेपी जीती थी, और अब सीधे 7 सीटें बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। मतलब धर्मांतरण का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया था उसने असर और ये दिखा देखिए दिया। बिलासपुर क्षेत्र है, इसमें भी बीजेपी को 3 की बढ़त के साथ 10 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। और बिलासपुर कांग्रेस बचाने में कामयाब हो गया। कांग्रेस 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बचाने आगे में चल कामयाब रही हो है। ये हम रीजन वाइज आपको बता रहे हैं, दुर्ग क्षेत्र की बात कर रहे हैं जी। 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, 11 सीटों पर कांग्रेस। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अब रुझानों में आगे चल गई है। तो इसकी वजह क्या मानी जा सकती है? क्योंकि सुबह से लगातार अलग अलग बातें हो रही थी, लेकिन बीजेपी के नेता पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि 3 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। और इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी 48 सीटें हो गई हैं, 48 सीटों पर आगे हो गई है बीजेपी, सीधे सीधे 33 सीटों पर फायदा है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, मैं स्क्रीन में बहुत ध्यान से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम से कम 3 से 4% का अंतर है। रीमा जो बता रहा था कि बीजेपी के पक्ष में 3% ज्यादा वोट पड़ा है छत्तीसगढ़ में, तो एक बहुत बेहतरीन वापसी की है। देखिए हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, हम राजस्थान की बात कर रहे थे, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को ये उम्मीद नहीं थी जो छत्तीसगढ़ में हो गया है। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबसे ज्यादा, इन 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। और कह सकते हैं कि रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह जो है, जिनको बहुत अंडरएस्टिमेट किया जा रहा था, उन्होंने भूपेश बघेल जैसे व्यक्ति के साथ हेड ऑन लिया और अब नतीजे सामने आना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर प्रखर, जो रमन सिंह को अकेले क्रेडिट देना मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादती होगी बाकी लीडर्स के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार पूरी तरह से घोषित भी नहीं किया था, और कई सारे ऐसे चेहरे थे जिनको छत्तीसगढ़ में बीजेपी सामने लेकर चल रही थी, चाहे उनके अरुण साव जी हो या फिर तमाम और नेता हो, जैसे कि आपने खुद देखा भी। का एक रिएक्शन लेना चाहिए छत्तीसगढ़ पर। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक करोड़े जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अच्छा ये टैली हम इसको कर दें 49 सीटों पर, 49 सीटों पर ये अंतर अब रीमा बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये लगता है कि ये इसको अब चेंज होना ये काफी मुश्किल है। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है, हमेशा अंतिम समय पर चौंकाता है इसका नतीजा। यहाँ का वोटर कई बार समझ में नहीं आता है और वो बार बार ये साबित हो रहा है। अब देख सकते हैं 49 सीटों पर बिल्कुल बार बार ये साबित हो रहा है। एक बार आपको एक बार टैली बता देते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस वक्त चौंका रहा है। 90 सीटों में से 49 पर अब बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और एक अदर्स यानी निर्दलीय एक की तरफ सीपीएम है, जहां तक मेरा ख्याल है सीपीएम है और दक्षिणी बस्तर की एक सीट पर वो जीत रही है। इसका मतलब अजीत जोगी और उनका पूरा परिवार हमने देखा पूरा लगातार पीछे चल रहा था। सिर्फ सीटें उन्होंने नहीं ली, सिर्फ वोट काटे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के, ऐसा लग रहा है। जो बातचीत का विषय है वो छत्तीसगढ़ बन गया और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता, तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक कोरडे हमारे साथ हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में आपका। और आप जो नतीजे देख रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ ने जो संताप और दुख कांग्रेस को दिया है, ये तो शब्दों में बयां करना ऐसे बड़ा मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश राजस्थान ने भी दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की उम्मीद नहीं थी इनको।
हाँ, हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा छत्तीसगढ़ में, जी लेकिन हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत से काउंटिंग के राउंड बाकी है और हमें थोड़ा वेट करना चाहिए नतीजे तक पहुंचने के लिए। और हम समझ लीजिए कि आज अभी जो रुझान है वो ऐसे ही अगर घंटा 1.5 घंटा कायम रहे तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये बात सही है कि बहुत ही चौंकाने वाले और दुखी करने वाले रुझान आज हमारे सामने है। क्या विवेक जी क्या आपको लगता है कि जिस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बघेल नजर आ रहे थे और उनके लिए कहते हैं कि उन्होंने बहुत बदले की राजनीति छत्तीसगढ़ के अंदर की, जिससे कई बार लोगों को दिक्कतें भी हुई, और साथ में जिस तरह की बदले की राजनीति वो लगातार कर रहे थे, कहीं उसका यही तो नतीजा नहीं हो रहा जो नतीजों में नजर आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जो भी बात हुई होगी हमारे हाईकमांड, राज्य का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व बैठेगा इकट्ठा और उसके ऊपर सोचेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो कोई प्रशंसनीय बात नहीं है कांग्रेस के लिए, इस बात से मैं सहमत हूं। आप विवेक जी जाहिर तौर पर एनालिसिस आप करेंगे ही पार्टी की तरफ से भी और राज्य स्तर पर भी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी और फिर उस पर जरा चारू प्रज्ञा जी से रिएक्शन लेकर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा तीनों राज्यों में आपकी तरफ से उठाया गया, बीजेपी का भ्रष्टाचार, लेकिन जनता ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। इसका मतलब जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ इस वक्त आप जो मुद्दा लेकर जा रहे हैं, क्या कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? कम से कम भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो बीजेपी के खिलाफ कहीं क्लिक जनता के बीच नहीं कर रहा है। नहीं, हम हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं बदलेंगे और भ्रष्टाचार हमारे लिए अहम मुद्दा है। बीजेपी जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बता रही है दूसरे दिन उनको पार्टी में लेती है, और जो भी भ्रष्टाचार केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर चला रहा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठाते रहिए। देखिए, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दा ये नैतिकता का मुद्दा है और इसका निर्णय हम बहुमत किसको मिला इससे नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बहुमत किसको मिला इसके ऊपर आदमी भ्रष्टाचारी है कि नहीं भ्रष्टाचारी है। फिर किस आधार पे होगा? फिर किस आधार पे होगा? तय करेगी ना सर, राजनीति में तो जनता के वोट ही तय करेंगे कि आपका एनालिसिस चल रहा है या नहीं चल रहा है। और कौन तय करेगा? भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो जनता का। अच्छा फिर ठीक है, अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं हारे बघेल, ये तय करेगा। और विवेक जी, बहुमत में किसी कल कोई जिसके ऊपर मर्डर का आरोप है या सिद्ध हो चुका है ऐसा आदमी चुन के आएगा तो हम ये बोलेंगे क्या कि आदमी खूनी नहीं है, हत्यारा नहीं है? नहीं, ये सोचने का मेरे ख्याल से एक रिएक्शन इस पर चारू प्रज्ञा जी से ले लेते हैं, फिर आगे मेहमानों। चारू प्रज्ञा जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता क्या तय कर रही है उससे बीजेपी कांग्रेस को मतलब नहीं है, वो इस मुद्दे को उठाएंगे ही उठाएंगे आपके खिलाफ। जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से ये साफ जाहिर होता है कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को पता ही नहीं है ज़मीन पे क्या चल रहा है, कांग्रेस को पता ही नहीं है जनता क्या सोचती है किस मुद्दे पर। और अगर उन्हें लगता है भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था तो महादेव ऐप का किस्सा उठने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो सरकार थी कांग्रेस की वो बिल्कुल प्लमेट डाउन हुई है, ये हम सबको मालूम है। और अपने एक आइवरी टावर में रहकर, अपने महल में रहकर अगर आपको लगता है आप जनता की बातें समझ पाते हैं तो ऐसा नहीं है। और इन चुनाव के नतीजों से तो आपको कम से कम ये समझ आ जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ केवी प्रसाद साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपने भी पूरे दावे प्रतिदावे सुन लिए, टैली भी आपके सामने। छत्तीसगढ़ में जो अचानक ये चौंकाने वाले नतीजे अब सामने आ रहे हैं जिसमें अब बीजेपी की सरकार वहां बनती दिख रही है, कम से कम रुझानों में, तो ये परिवर्तन आया कैसे? ये किसी को अंदाजा नहीं था, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें तो तमाम सारे राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, एक तो कोई डिक्लेयर चेहरा, जैसे आप भी शुरू प्रोग्राम में बता रहे थे, किसी मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने आगे नहीं किया। और साथ ही साथ कई सारे कद्दावर नेता, चाहे सांसद हो, उनको मैदान में उतारा। उससे एक माहौल में परिवर्तन ज़रूर दिखा। साथ और जो बीजेपी की खासियत रही उनके सर, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। नीचे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि मध्य प्रदेश के राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। जी सर। जी, ये तो सवाल ये है कि जो जिस तरह के बीजेपी के जो इलेक्शन मशीन कहा जाता है और वो परफेक्शन होता जाता है हर चुनाव के बतौर चुनाव। और अब आते वक्त जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आया तो लोगों को लगा कि जो इलेक्शन मशीनरी, जो बीजेपी की जो इलेक्शन मशीन है वो उस तरह से सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही है। और
आंकलन लगाया गया था, जिस तरह से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कहा गया, सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे कद्दावर नेताओं को फिर से वापस चुनावी मैदान में उतारा, तो लोगों के लिए एक खलबली मच गई है बीजेपी। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़मीनी हकीकत देखा, और साथ ही साथ जैसे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के और कई और जो प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर नीचे तक हर कोई एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम किया उन्होंने। बिल्कुल। ये अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा को अब तक 45.20% वोट और कांग्रेस को 42.37% वोट मिले हैं। चलिए 3% का 3% का डिफरेंस है। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, बीआरएस के प्रवक्ता दिनेश चौधरी जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी, तेलंगाना ने तो एक तरीके से जो आप लोग हैट्रिक के मूड में थे, वो हैट्रिक में तो पेच खड़ा कर दिया है, और अच्छी बात तो कुछ लग नहीं रही, क्योंकि पूरा जो केसीआर का जो पूरा गढ़ माना जाता था, वहां पर भी आपको अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। देखिए, अभी तक तो आधे राउंड भी चुनाव गिनती नहीं हुई है पूरी, तो हमारी आशंका ये है कि आने वाले जो राउंड से उसमें जरूर बदलाव आएगा और कांग्रेस के सीट घटेंगे और हमारे सीट बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तो थोड़ी बहुत मानना पड़ेगा हमारे को भी, कि जो वादे कांग्रेस नहीं निभा सकती वो करके जो इलेक्शन में गई, शायद थोड़ा बहुत जनता उसके वादों को देख के बहक गए होंगे। लेकिन अंतिम गिनती जब तक नहीं आती, हम यही मान के चलेंगे कि जरूर ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं सीटों का, वो जरूर बदलेगा और नजदीक ये चुनाव बहुत नजदीकी चुनाव होंगी। दिनेश जी, जो आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, तो आरोप लगे ही लगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके नेता केसीआर के लिए कहा था कि वो विधायकों को मिलने का समय नहीं देते हैं और फार्म हाउस वाले मुख्यमंत्री हैं। क्या इस छवि ने भी एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो बीआरएस पर मारा? नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी आके जो आरोप लगा के जाएंगे तो उसका एक तो भी सबूत सामने रहना ना। चलिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश के राघोगढ़ से कांग्रेस के जयवर्धन सिंह पीछे हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो राघोगढ़ सीट है, यहीं के राज परिवार से दिग्विजय सिंह आते हैं और ये उनका कह सकते हैं कि 60-70 के दशक से ये उनके परिवार की सीट रही थी। राघोगढ़ से एक समय 10 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता चली है। अब उसी राघोगढ़ में पहली बार ऐसा कोई हुआ है कि जब दिग्विजय सिंह का कोई परिवार का सदस्य चुनाव हारता दिख रहा है। हालांकि पीछे है प्रखर, देखिए जयवर्धन सिंह की आपने बात कही, दूसरी तरफ कमलनाथ जो कभी हारते हुए दिखाई नहीं देते थे, एक बार को छोड़ दे तो। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कमलनाथ की हार और ये जयवर्धन की हार नहीं है। अगर जयवर्धन पीछे चल रहे हैं तो समझिए दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तो एक तरीके से कांग्रेस में जो खात्मा सा दिख रहा है ना मध्य प्रदेश में उनकी लीडरशिप का, ये एक उसकी तरफ, और जीतू पटवारी दूसरी तरफ, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो दिग्गजों के चेहरे जो हैं, उनको युवा चेहरे, नए चेहरे जो सामने खड़े किए बीजेपी ने, उन सब ने पटकनी दी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जयवर्धन सिंह को भविष्य माना जा रहा था। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश की राजनीति में पीछे जा रहे थे और वो चाहते थे कि जयवर्धन को आगे बढ़ाए, तो एक बहुत बड़ा झटका जयवर्धन के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। काफी संभावनाओं से भरे नेता थे। और सबसे बड़ी बात कि इसको राघोगढ़ को जो महल कहते हैं, अपने ही महल के अंदर और खुद को वो राजा मानते हैं यहाँ का, वहां पर चुनाव हार रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। और ये दिग्विजय सिंह, ये जयवर्धन सिंह पीछे नहीं चल रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। राजनीतिक तौर पर हमें इसे इस तरह से मानना चाहिए। बिल्कुल। और जयपुर से हमारे सहयोगी मुरारी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। जरा जयपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर में जश्न भी शुरू हो गया है और महिलाएं हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जश्न में दिवाली मनाती हुई दिख रही हैं। क्या खबर है? और आपके पीछे के जो दृश्य है, वो भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में अब बिल्कुल जो बहुमत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, उसके संकेत साफ है। मुरारी। बिल्कुल रीमा, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बहुमत रुझानों में आगे है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार ढोल लंगाड़ों पर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गुलाल लगातार उड़ाई जा रही है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से, वो पूरा दिखाएं एक बार किस तरह का दृश्य है।
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। पूरा माहौल कह सकते हैं भगवाकरण में रंगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का माहौल, क्या उत्साह है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बन रही है, जिसका उत्साह आप पूरे राजस्थान में देख सकते हैं। राजस्थान की जनता को अब कुशासन से निकल के सुशासन में आ रही है। राम राज्य राजस्थान में स्थापित हो रहा है, जिसका जश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे कार्यकर्ताओं के उत्साह से मनाया जा रहा है। संपूर्ण जनता में उत्साह है कि अब राजस्थान से भ्रष्टाचार मुक्त होकर एक सुशासन राम राज्य राजस्थान में आएगा, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप कह ही रहे थे कि होली भी मनेगी दिवाली के साथ साथ। जनता के प्रत्येक व्यक्ति में अति उत्साह से माहौल है, और माहौल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर और जनता में देख सकते हैं। मुरारी, एक सवाल है मुरारी, कितना बहुमत है? मुरारी, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं। एक थोड़ा सा सवाल ऐसा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया था राजस्थान में, बड़ा सस्पेंस था, तो चेहरे के नाम पर क्या कहना है इनका कार्यकर्ताओं का? भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था इस बार, लेकिन क्या चेहरा, बिना चेहरे के आप इतने बहुमत के करीब जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वप्रिय नेता हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और वो अपने आप में कमल का फूल बड़ा चेहरा है। जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन रहा और कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करी, उस राजनीति का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 135 प्लस सीटें वो करने जा रही है। और महिलाओं के दुराचार के केस बढ़े और युवाओं के साथ रीट के परीक्षा के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हुए, इस तरह के कार्यों से युवा, महिला, किसान सभी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मुरारी, कार्यकर्ताओं से कहिए ये सब बातें हो चुकी है कैंपेन में, अब तो जश्न की तैयारी है ना। 4 साल ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगी रही। ये सब मुद्दे तो हमने चुनाव में सुन लिए, इस पर जनता ने अपना मैंडेट भी दे दिया। अब जरा आगे बढ़कर आगे की राजनीति पर पूछिए सवाल। अभी चूंकि कोई चेहरा नहीं है, किस तरह का आगे का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्या चेहरे रहेंगे आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चेहरे की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, यहाँ पे ये संगठन वाली पार्टी है। यहाँ जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, वही चेहरा होगा। मुरारी, मेरा सवाल आपसे है, सभी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, और मोदी जी ने सब सोच रखा है, अमित शाह जी ने सोच रखा है, और जो पार्लियामेंट कमेटी जो तय करेगी वो चेहरा होगा। ठीक है मुरारी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर, एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की प्रचंड विजय हुई है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। 18 साल तक प्रदेश में हमारी सरकार रही और काम अच्छा हुआ। इस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है, इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। और अश्विनी वैष्णव वो चेहरा बीजेपी का, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री और सह प्रभारी भी मध्य प्रदेश के चुनाव में रहे। लगातार मध्य प्रदेश में इनकी भी कैंपिंग चलती रही और वहां पर ये देख रहे थे कि किस तरह से उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है, तो उनका ये बड़ा बयान है। एक बार जरा प्रखर, वोट प्रतिशत जो रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर देख लेते हैं कि बीजेपी का वोट प्रतिशत इस बार 48.55%। आधे वोट, मतलब करीब आधे वोट। और कांग्रेस अब यहाँ पर रीमा, हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को समझना पड़ेगा। पिछली बार जब हम देखते हैं कि बीजेपी के कुछ 0 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज ज्यादा थे और 47,000 वोट ज्यादा मिले थे, उसके बाद भी बीजेपी हार गई थी। और उसके पहले भी हम चुनाव देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत छोटा सा मार्जिन रहता है, लेकिन सीटों की संख्या बदल जाती है। ये 8% का मार्जिन बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि बीजेपी के पक्ष में पूरी लहर जो है थी, एक बम्पर लहर चल रही थी। और जो बात मोदी जी ने एक नारा दिया था, पीएम मोदी ने, कि मेरे मन में एमपी है और एमपी के मन में मैं हूं,
वो ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा रीमा, कि कमलनाथ अकेले लड़ रहे थे, लेकिन शिवराज के साथ एक फायदे की बात ये थी कि शिवराज के साथ मोदी का चेहरा भी था, जिसका सीधा सीधा लाभ ये जो 8% आप देख रहे हैं, इसके पीछे पीछे जो एक सीधा जो लाभ मिला है मोदी के चेहरे का शिवराज सिंह चौहान को, वो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। बिल्कुल, और यही बात राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखिए दिखाई दे रही है। प्रखर, जो आपने बात कही ना, राजस्थान में बीजेपी ने कोई चेहरा दिया, बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि कमल हमारा चेहरा है और कमल पर वोट दीजिए आप, और वही बात वहां पर दिखाई दे रही थी और वही बात छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही थी। प्रखर, तो ये एक अहम बात है जो आगे की राजनीति को भी परिलक्षित करता है दोनों ही राज्यों में। ठीक है, हम अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं रीमा, और ब्रेक के बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो नतीजे आए हैं उसमें जो जातिगत जनगणना की जो मांग हो रही थी उस पर क्या प्रभाव डाला है, क्या उस मुद्दे को खत्म कर दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, ये याद है जो 10 साल पहले हमने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था? क्या है ये? अरे कई साल पहले कुछ शेयर लिए थे, मगर अब तो कंपनी भी भूल गई होगी, पैसे तो डूबे ही समझो। बस तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिए ना सारे पैसे। अरे नहीं दादी, अब आप IEPF अथॉरिटी यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से ये इजीली क्लेम कर सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? लगातार 7 साल तक डिविडेंड्स और उनसे जुड़े शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स वगैरह क्लेम ना करने पे वो IEPF अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे आप IEPF फॉर्म 5 फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ये जरूरी नहीं कि उजाला सिर्फ चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी होते हैं कई घर रोशन। आपको लेकर चलेंगे संध्या शाला में, तो दिखाएंगे आपको डिजिटल पाठशाला भी। लेकर चलेंगे आपको जेल की ओपन कैंटीन में भी, दिखाएंगे आपको कैदियों के हौसले और जज्बे की कहानी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पल पल बदलती रुझानों और परिणामों के बीच हमारे साथ अब बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता टॉम वडक्कन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है टॉम वडक्कन जी आपका। लगातार अच्छी खबरें बीजेपी के लिए आ रही हैं और छत्तीसगढ़ वहां को लेकर तो काफी आश्वस्त थे भूपेश बघेल, लेकिन बीजेपी का ये क्या कमाल हुआ है टॉम साहब? देखिए, ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ये तो हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं।
क्योंकि जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ गारंटीज़ पर नहीं मजबूर हैं। जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए काम किया हुआ है, और वो आज इलेक्शन के टाइम प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वो है गारंटी जो प्राइम मिनिस्टर का गारंटीज़ हैं जो 5 साल के अंदर कर चुके हैं। और इस बेनिफिशरीज़ को आप देखेंगे कि कास्ट, रिलीजन, बैरियर कुछ भी नहीं है। तो ये एक ऑल इंडिया फिनोमिनन बन चुका है। सेंट्रल इंडिया में तो आप देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में साउथ इंडिया में भी नज़र आएगा। और ये माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेजमेंट जो हुआ है, जो एक तो लीडरशिप का मैक्रो मैनेजमेंट है और माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर कार्य करता है, हमारे सोशल वर्कर्स हैं। और इसके नतीजा क्या हुआ है कि एक ऐसा पार्टी मेरे ख्याल से देश में तो है ही है, ग्लोबली भी कोई ऐसा पार्टी आपको नज़र नहीं आएगा जो जिसका फिनोमिनल वर्क परफॉर्मेंस राउंड द क्लॉक है। इलेक्शन टाइम हो ना हो, आप देखेंगे कि लीडरशिप भी व्यस्त है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। मोदी जी के जो लीडरशिप में कंप्लीट डेवलपमेंट का एक फोकस है, और ये डबल इंजन का सरकार डिलीवरी पर है। तो ये डिलीवरी जो हो रहा है, इसका नतीजा है ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। जी, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक जातिगत जनगणना का एक शगुफा छेड़ा गया था कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन हमने इन चुनावों के अंदर देखा कि जो जातिगत जनगणना का जो गुब्बारा था वो फट के निकल गया सामने। क्योंकि हम जो अभी तक एनालिसिस होगा एग्जिट पोल के आधार पर अगर हम करें और हम बाकी जगह पे देखें, सब मध्य प्रदेश देखें, तो ओबीसी फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करा विपक्ष के फेवर में। वही हाल छत्तीसगढ़ में भी होता दिखाई दे रहा है, करीब करीब राजस्थान की भी यही स्थिति है। तो जो जातिगत जनगणना का जितना मुद्दा बनाया गया, उसका असर क्यों नहीं हुआ, क्या वजह आप देखते हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने तो जब आचार संहिता लगने से पहले आदेश ही जारी कर दिया था बिल्कुल कि हमारे यहाँ गणना की जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव में लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया कि हम क्यों चाहते हैं कि जातिगत मतगणना हो और ये दिखाया जाए कौन कितनी जाति का है। तो जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास राहुल गांधी ने हमारे यहाँ बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जातिगत मतगणना कराएंगे। अरे हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी आदेश ही कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा तय कर रखा था कि राहुल गांधी कहेगा वो मैं करके जाऊंगा। लेकिन उनको हमारी जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने बार बार कहा कि हमारे लिए जाति है कौन, गरीब, महिला, युवा, किसान, ये हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे लिए कि कौन सी जाति का किस प्रकार का है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ निश्चित रूप से वोटिंग होती है, जातिगत आधार पर होती है। बात सही है कि दोनों ही पार्टी के लोग किसी में क्या करा करते हैं, किसी में, लेकिन स्वीकार नहीं किया इस चुनाव में जातिगत मतगणना होगी नहीं होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री श्याम सुंदर जी, जो रुझान आ रहे हैं उसमें एक चीज बहुत बड़ी सामने आ रही है। इस बात पर जरा मैं विवेक कोरडे जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी एक चेहरा नहीं दिया। उन्होंने कमल के फूल को आगे किया, उसी पर वोट की बात कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तीनों जगह अपने चेहरे दिए, एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ भूपेश बघेल, तीसरी तरफ कमलनाथ। लेकिन तीनों ही तरफ जनता ने उन चेहरों पर मोहर नहीं लगाई। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने चेहरे दिए, लेकिन राजस्थान में तो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो बात तय थी। छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आंध्र की भी परिस्थिति वही, और जो कांग्रेस को वहां लीड करते थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना ये नेचुरल था। लेकिन फिर भी मैं किसी नेतृत्व को इसके बारे में दोष देना नहीं चाहता हूं कि हम फलाना नेतृत्व से चुनाव लड़े इसलिए हारे और बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया इसलिए बीजेपी जीती, ये मैं चीज नहीं मानता हूं। चुनाव पूरे होने के बाद मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता, राज्य का वरिष्ठ नेतृत्व और केंद्र का वरिष्ठ नेतृत्व। मैं एक मिनट जरा टॉम वड़क्कर जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना के लिए हम तो ये कहेंगे कुछ भी हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए विवेक जी 3 स्टेट में अगर
बीजेपी जीतती तो आप आंध्र में क्या कहेंगे? आंध्र के लोगों ने, तेलंगाना के लोगों ने जातिगत जनगणना के नहीं, लेकिन जब बात 3 और 1 का रेशो हो तो बात अलग हो जाती है। और आपने जो बात की, अगर आप हम मध्य प्रदेश के उसमें देखें तो जातिगत जनगणना की आप बात करते रहे, लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में 2003 से जब से बीजेपी आई है उसने लगातार 3 ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, चाहे उमा भारती हो, चाहे वो बाबूलाल गौर हो और खुद शिवराज सिंह चौहान हो। तो बातें करने से बेहतर यह है कि टिकट दिए जाए। अगर हम टिकटों का वितरण भी देखते हैं तो बीजेपी ने ज्यादा ओबीसी वोटर्स कैंडिडेट को टिकट दिए तीनों राज्यों के अंदर में। ये आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए रीमा। इस सब चीजों का विश्लेषण होगा। हमारी जो खामियां रही है, नहीं ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है उस पर हम अड़िग रहेंगे हमारे सहयोगी पार्टियों के साथ। सर, सहयोगी पार्टी तो अब कौन कौन रहने वाली है इस रिजल्ट के बाद, वो भी एक तय होने वाली बात है ना। लेकिन टॉम वड़क्कन जी, बीजेपी की क्या हम माने कि भविष्य की अब ये रणनीति इलेक्शन में रहा करेगी? क्योंकि इस बार तीनों राज्यों में बिना चेहरे के बीजेपी गई मोदी जी की गारंटी के साथ, और उस पर भी जनता ने बहुमत दिया। इसका मतलब अब चेहरों पर नहीं बल्कि काम पर वोट मिल रहा है या फिर गारंटी पर वोट मिल रहा है? टॉम वड़क्कन जी, देखिए ये डबल इंजन का सरकार है। मोदी जी जो लीडरशिप है उनका जो गारंटीज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले इलेक्शन से पहले गारंटीज़ देते हैं। वो गारंटीज़ जब देते हैं जब उन्होंने प्रोग्राम और उसके लिए बजट एलोकेशन कर चुका है। ये कर्नाटक का जैसे नहीं है कि भाई हम एलोकेशन कुछ नहीं है, डेवलपमेंट रुक गया है, आपने फ्रीबीज दिया है और आप देख रहे हैं कर्नाटक का हालत क्या है। यहाँ फ़र्क ये है कि लीडरशिप मोदी जी का जो कैंपेन पैटर्न है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान छोड़िए ग्लोबली भी कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा जिस स्ट्रेंथ पर ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता अपना माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर स्टेट लीडरशिप और टॉम वड़क्कन जी, ये हम जरा सीधी तस्वीरें आपको जरा रोकेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही हैं जिसमें बीजेपी के दिग्गज चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऐसा लग रहा है प्रखर की सामने टीवी, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा, लग रहा है कि सामने टीवी पर सब लोग रुझान ही देख रहे हैं। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जी के चेहरे पे थोड़ी शिकन होना चाहिए थी, लेकिन तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और क्योंकि दिल्ली में ऊपर नीचे चल रहा है उनकी सीट पर, कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं जी। अच्छा, रायपुर से प्रखर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हमारे सहयोगी नीरज सिंह जी। नीरज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम पिछली बार जब हम बात कर रहे थे 2 घंटे पहले, तब स्थिति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। एक तरफा जीतती नजर आ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब एकदम पासा पलट गया। मैं लगातार इस बात को कहते रहा हूं बीजेपी के अध्यक्ष कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। ये मैं लगातार कहते रहा हूं। 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरा प्रदेश घूमा है, जनता से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उसके दम पर मैं ये कह रहा था कि हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, जनता के हर मुद्दों पर हमने काम किया है और इसलिए पूरा भरोसा था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और मोदी जी ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का जो मार्गदर्शन किया, भरोसा दिलाया, मोदी जी के भरोसे पर जनता ने ये अपना मत दिया है। ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये किसकी मेहनत का नतीजा है? पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की या प्रधानमंत्री की गारंटी की? देखिए, प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी और कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम भी और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, इसके कारण से ये परिणाम आ रहा है। नीरज, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे, करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस जहां होगी वहां करप्शन होगा, वहां क्राइम होगा, वहां डेवलपमेंट रुकेगा। और यहाँ तो एक सवाल है स्टूडियो से, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दोनों हाथ से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटा है, उनका शोषण किया है, विकास को अवरुद्ध किया है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती थी। मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया नीरज, और आज
कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता दशहरा और दीपावली दोनों एक साथ मनाने वाली है। नीरज, आपको आवाज आ रही है? नीरज, और छत्तीसगढ़ विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होगा अगर पार्टी जीतती है? और एक सवाल हमारी एंकर भी कर रही है। हाँ रीमा, नीरज, अरुण जी से हमने डीडी डायलॉग में मैंने इंटरव्यू किया था जब ये आए थे प्रदेश अध्यक्ष, और उस वक्त भी ये काफी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कैंडिडेट से आप पूछ रहे हैं कि क्या हम राज्य के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि अरुण जी की मेहनत बहुत थी इस चुनाव में। हमारी एंकर पूछ रही है क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि डीडी डायलॉग में भी जब आप आए थे तो बड़ा आत्मविश्वास था और जो मेहनत आपने दिखाई, तो क्या मैं इस समय भावी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं? रीमा जी, आप रायपुर आई थी, तब भी मैंने जो बात कही थी आज भी वही बात दोहराता हूं। तब भी मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भी वही कह रहा हूं और जनता ने उसी तरह से मत अपना दिया है, फैसला अपना दिया है। रही बात सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, तो हमारा विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये रीमा, आपने देखा कि किस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं और इनका मानना है कि प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री की गारंटी और इसके साथ साथ राज्य सरकार के ऊपर जो करप्शन के चार्ज लगे हैं, कहीं ना कहीं जनता का ये जनादेश दिखा रहा है कि अब जनता करप्शन और अनियमितताओं को नहीं चुनेगी, वो विकास चाहती है और विकास की राजनीति पर ही वो आगे बढ़ेगी। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती प्रतीत हो रही है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे कुछ देर के बाद आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। और अरुण साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि पार्टी तय करेगी कि आने वाला छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में अखिलेश कटियार जी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हमने बात की थी जो आपसे पहले कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में हुआ। क्या समाजवादी पार्टी को, एक पहला सवाल यह है कि क्या फिर से विचार करना चाहिए, इंडिया अलायंस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए उसे? नंबर 2, क्या जो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया गया है, क्या उसकी वैसी ही खींचतान उत्तर प्रदेश में 2024 में दिख सकती है? 3, कि जातिगत जनगणना को लेकर जो जाति की राजनीति करने वाली आपकी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, और यहाँ तक कांग्रेस जब मिल गई है, क्या उन्हें फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमें ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए? ये 3 बात संक्षेप में। 3 बात। मैं पहले जो लास्ट सवाल से आता हूँ, जाति जनगणना बिहार में हुई, उन्होंने आंकड़े भी दे दिए और वो सार्वजनिक हो गया, सोशियो इकोनॉमिकल डाटा भी आने वाला है, कुछ आ गया कुछ आ जाएगा। ये मुद्दा जनता का है। 2012-13 में केंद्र लोकसभा और राज्यसभा में ये बात पारित हुई कि आपके पास जो डेटा उसे पब्लिश करें। नीत और नियत का सवाल है। जाति जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा अगला 24 का चुनाव बिहार मॉडल पे होगा। लेकिन मैं पूरी बात कर एक मिनट के लिए रुक रहा हूं। आप कहना है कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन इन 3-4 राज्यों के अंदर ये मुद्दा बनता क्यों नहीं दिखाई दिया? उसका बड़ा कारण है। मोदी जी, पीएम मोदी ये समझाने में कामयाब हो गया कि 4 ही जातियां होती हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला, यही 4 जातियां होती हैं। ये समझाने में कामयाब हो गए, नतीजे बता रहे हैं। में जो दलित है, जो आदिवासी है, इस देश में पैदा होने के साथ जात आती है, भारत की हकीकत जाती है। यहाँ सम्मान और अपमान जात से जुड़ा है। भारत को जातियों से बाहर नहीं देखा जा सकता अभी। पहली बात। ये रुझान एक बार हम बता दें जरा दर्शकों को, क्योंकि बीजेपी 47 सीटों पर बहुमत की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुकी है। 90 में से 42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ के रुझान है, और अदर्स को अभी भी 1 सीट पर ही रुझानों में दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, क्योंकि वक्त की बात है और हमें ब्रेक लेना होगा, आप जल्दी से ये बताइए कि अब फायदे का सौदा है इंडी गठबंधन में बने रहना आपके लिए या नहीं है? पूरे देश की जो संविधान के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है, इन पिछड़े दलितों के मुद्दों के जो पक्ष में हैं, अगर कांग्रेस भी उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाएगी, हम लोग जरूर एक साथ रहेंगे। और यहाँ एक बात ऐड करके जरूर जाऊंगा
कि तेलंगाना के भी परिणाम आपके सामने हैं। ओवैसी साहब यूपी बिहार में ज्यादा लड़ने जाते हैं, तेलंगाना में कम लड़ते हैं। तेलंगाना के परिणाम से एक बात यह भी समझना चाहिए कि कांग्रेस एक विपक्षी दल को ही हराने में कामयाब हुई। जी, उसने सत्तारूढ़ बीजेपी को नहीं हराया, केंद्र की सत्ता को नहीं हराया, एक विपक्षी दल को ही हराया। तो ये लड़ाई भी विपक्ष वर्सेस विपक्षी रही। तो ये कोई बहुत एनडीए अलायंस के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैं उससे नहीं, जो ओवैसी साहब यूपी और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए हैं, 157 सीटें, सीधे सीधे 48 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस जो है वो 70 सीटों के नीचे। बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है, तो जाहिर तौर पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है और जिन लोगों ने मेहनत की, खासकर बीजेपी के तमाम नेता जो प्रभारी बनाए गए, सह प्रभारी थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, उन सब के चेहरों पर इस वक्त मुस्कान भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी और एग्जिट पोल खुद शायद इतना अनुमान नहीं लगा पा रहे थे इन 3 राज्यों में बीजेपी की सफलता का श्रेय आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर और उन्हीं की गारंटी पर ये चुनाव। और देखिए अब 50 तक पहुंच गया है बीजेपी का ये जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में रुझानों का, और ये बहुत बड़ी सफलता को दिखा रहा है कि बीजेपी जो है, जो पीछे लगातार चल रही थी, हम देख रहे थे 55 सीटों पर कांग्रेस आगे थी और बीजेपी 35 सीटों पर थी, वो अचानक जो है वो 50 सीटों की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जी, तो ये जो बड़ी बात है विधानसभा चुनावों को लेकर, बस्तर में बीजेपी 8, कांग्रेस 3 और अदर्स 1 सीट पर। ये रुझान हम छत्तीसगढ़ से लगातार देख रहे हैं, बस्तर के ये रुझान है। लेकिन इस बीच जरा राजस्थान का भी हम बता दें, जो रुझान आए उसमें बीजेपी 113, कांग्रेस पार्टी 66 पर सिमटती हुई दिख रही है और अदर्स को, जिनकी बात हो रही थी निर्दलीय और बागी, वो 20 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो राजस्थान को भी नहीं भूलना चाहिए हमें प्रखर, क्योंकि लगातार राजस्थान भी चौंका रहा है आंकड़ों में। हाँ, और राजस्थान के बारे में कहते हैं कि अदर्स जो होते हैं वहां पर बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन अदर्स की सीट भी कम हुई है, 27 से 20 पे आ गए हैं और बीजेपी 113 पर आ गई है। मतलब अब जो एक आशंका जताई जा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है या किसी तरह से, वो उसकी अब जरूरत पड़ती दिखाई दे नहीं रही है। बीजेपी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है 114 सीटों पर है, और अगर यही आंकड़ा, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि 12 बज चुका है, बहुत ज्यादा परिवर्तन इस आंकड़े में होता दिख नहीं रहा, और कांग्रेस वैसे भी बहुमत से सीधे सीधे जो है वो 34-33 सीटें पीछे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए रास्ता एक तरह से राजस्थान का जयपुर की गद्दी पर बीजेपी। और प्रखर, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, विक्ट्री का साइन, वी का साइन लेकर अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के तमाम नेता ये मध्य प्रदेश में अध्यक्ष फूलों की बरसात, बीडी शर्मा, जिनको भी एक कंटेंडर माना जा रहा है अभी भी, कि क्या वो भी मुख्यमंत्री पद के दौड़ में हो सकते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। और प्रखर, जिन लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया था, लगता है वो लड्डू बीजेपी के मुख्यालय और कार्यालयों में पहुंच गए, सभी जगह पर वही स्थिति हो गई है। और हालांकि अभी एक भोपाल में तो कमलनाथ जी के पोस्टर लग गए थे 2 दिन पहले, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सड़कों पर अगले भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के पोस्टर पूरे भोपाल शहर में लगा दिए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक वो पोस्टर उतारने पड़ जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ तो, कांग्रेस तो हारी आ रही है, खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा के अंदर हारते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, इन रुझानों से और इन तस्वीरों से ये भी साफ होता है कि बड़े बड़े नेता भले ही कुछ भी दावे करते रहे, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता ने क्या फैसला लिया है, ये कोई नहीं भाप सकता। इसलिए जनता का फैसला ही सर्वोपरि है और यही लोकतंत्र में हर बार दिखाई देता है। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं बीजेपी के तमाम, रायपुर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर राजस्थान, जयपुर की तस्वीरें, जहां पर की हुजूम नेताओं का आना शुरू हो गया है और ये बधाई देने के लिए, सेलिब्रेशन की, नाच गानों की, ढोल नगाड़ों की ये तस्वीर। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि तेलंगाना में भी भले ही छोटी खुशी मनाने का बीजेपी को हक है, लेकिन हक है। जहां उसकी 1 सीट थी 2018 में, आज 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जो कि एक शुभ संकेत है बीजेपी के नजर से। तो इस देखा जाए तो ये चारों राज्य जो है विन विन सिचुएशन में बीजेपी दिखाई दे रही है।
ओके, तो ये तो तस्वीरें हमने भोपाल से दिखाई, लेकिन अब जरा एक बार फिर से रायपुर का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी नीरज सिंह लगातार उन चेहरों के साथ में है जो अहमियत रखते हैं। और अब नीरज, आपने अभी कुछ देर पहले सबसे अहम चेहरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन सुबह जब हमने आपसे बात की थी रायपुर में बीजेपी के इस कार्यालय में, तब कुछ हलचल नहीं थी, लेकिन अब तो लगता है कि सारा फोकस वहीं पर ही चला गया है। नीरज, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस समय जो वोटिंग जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हुई थी, तो निश्चित तौर पर 11-12 बजे तक का इंतजार जो पार्टी के जो लोग थे वो कर रहे थे। हालांकि शुरुआती अगर आप देखें कि सुबह 8 बजे के आसपास कुछ एक पार्टी के नेता ज़रूर पहुंचे थे, और हमने जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं उनसे भी आपकी बात कराई थी। लेकिन अब ये नज़ारा आप देखें कि किस तरीके से धीरे धीरे मीडिया का जो हुजूम है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं अरुण साहब, वो मौजूद हैं। इसके अलावा कई सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो मंत्रणा है उसका जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन जो मीडिया के तमाम लोग हैं वो बार बार अरुण साहब को अपने कमरे से निकालकर बाहर लेके आ रहे हैं ताकि वो मीडिया बाइट हो सके। तो इस तरह का जो उत्साह है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था रीमा आपसे कि जो लड्डू हैं उनका जो ऑर्डर है वो भारतीय जनता पार्टी ने सुबह सुबह दे दिया था, उसका जिक्र हम कर भी रहे थे। और अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड्डुओं का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, जिस तरीके के जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं। एक बड़ा चेहरा अरुण साहब रहे हैं पार्टी के, और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की है लगातार आश्वस्त नजर आ रहे चुनाव से पहले। लेकिन सवाल तो अब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था उसका क्या होगा? देखिए विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी ने जो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मिठाई के जो दुकानदार हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्डर कैंसिल नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भुगतान है उन्होंने 100% ले लिया। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लड्डू ना खा के कहीं और लड्डू खा सकती है, तेलंगाना है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लड्डू हैं वही अब चर्चा में है। और पार्टी के लोगों का ये कहना है कि जल्दी वो लड्डू दुकान से निकलकर प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाएंगे। और जश्न का माहौल दिख भी रहा है, आप देखें कि किस तरीके से लगातार धीरे धीरे जो पार्टी के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाले, इसके अलावा अरुण साहब और उनसे मिलने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर पार्टी के एक पदाधिकारी से हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि पुलिस के कुछ अधिकारी और जो पुलिस है वो यहाँ पर आ सकती है, और जो पुलिस बैरिकेटिंग है और इसके अलावा पुलिस की सुरक्षा है वो यहाँ पर जल्द पहुंच सकती है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड परिणामों में बदल रहा है, यहाँ की राजनीति भी बदल रही है। नीरज, आज का दिन आपके लिए लंबा रहने वाला है, क्योंकि लगातार आपके पास हम लोग आते रहेंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के फौरन बाद कुछ और खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे दो और सहयोगी अशोक और ऋतु अब आपके साथ जुड़ेंगे। एक और बात आपको यहाँ बता दें कि आज शाम 5 बजे विशेष 5 की पंचायत हम आपको दिखाएंगे, जिसमें दिन भर जो रुझान आए और खासकर शाम तक पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। उसमें हम एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिर ये जो परिणाम है इसका असर अब आने वाले दिनों में और खासकर 24 को लेकर क्या होने वाला है। तो फिलहाल प्रखर और मुझे इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। नमस्कार। ठीक है, ठीक। चल चले।